फोकस कर लेते हैं जो कंपनी आज हमारे रडार पर है, एस चांद एंड कंपनी। वेल 1970 में एक्चुअली ये कंपनी शुरू हुई थी, 2016 में ये बाजार में लिस्ट हुई। वेल कंपनी का कारोबार स्कूल, हायर एजुकेशन और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए किताबें छापने से जुड़ा है। कंपनी डिजिटल स्पेस में भी अपनी सर्विसेज ऑफर करती है। और अगर अभी कंपनी के पास अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो 50 ब्रांचेस और मार्केटिंग ऑफिस के जरिए वो 500 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स की टीम फिलहाल उनके पास है। अब तक कंपनी 5 लाख से ज़्यादा किताबें बेच चुकी है। भारत में कंपनी का 40,000 से ज़्यादा स्कूलों में एक बड़ा नेटवर्क है। एस चांद की किताबें हम सबको याद होगा, हम सब ने रेफ़र ज़रूर किए हैं हम जब पढ़ रहे थे स्कूल्स में। नतीजों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मार्च तिमाही के नतीजे मिले जुले रहे। मुनाफा 127 करोड़ से घटकर 103 करोड़ रहा और मार्जिन में भी गिरावट थोड़ी सी देखने को मिली। और अगर हम आय की बात करें तो वहाँ पर थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन आगे कंपनी के क्या प्लान्स हैं और किस तरीके का आउटलुक रखते हैं, कंपनी के CFO सौरभ मित्तल इस वक्त हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर मित्तल, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो नंबर्स पर हम नज़र डाल रहे थे, रेवेन्यू ग्रोथ देखी गई है सर, डबल डिजिट रही है इस क्वार्टर में। क्या फैक्टर्स रहे और क्या आउटलुक रख रहे हैं रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर आगे चलकर इस साल FY24 में क्या आउटलुक लग रहा है? नमस्कार। हम जो आपने नंबर्स बताए हैं, आप Q4 की जरूर बात कर रहे हैं, बट क्योंकि हमारा बड़ा सीजनल बिजनेस है तो हम पूरे साल के नंबर्स ज्यादा देख के चलते हैं, क्योंकि एक क्वार्टर टू क्वार्टर, क्योंकि स्कूल का बिजनेस है, कभी आगे पीछे एक आध हफ्ते हो जाता है। तो हमारे एनुअल नंबर्स में तो 27% अच्छी ग्रोथ है और इतनी ग्रोथ हमारी पिछले 4-5 साल से नहीं आ रही थी। स्कूल्स बंद थे, कॉलेजेस बंद थे। तो इस साल पहला साल है जो स्कूल्स पिछले साल पूरे 12 महीने चले हैं। और कॉलेजेस भी अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था पीछे, क्योंकि कॉलेज के सेशन भी आपके अक्टूबर नवंबर में जाके शुरू हुए। तो ये 23-24 में पहला साल होगा कि पूरे आपके कॉलेजेस भी टाइम पे खुलेंगे, जुलाई अगस्त में, और पूरे 2 सेमेस्टर्स इस साल रहेंगे। तो आगे का जो 24 का हमारा जो प्रोग्राम है वो 720 से 750 करोड़ का हमने क्या कहते हैं गाइडेंस दिया है। और वो क्योंकि अभी NCF भी आ गया है, थोड़ा वॉल्यूम ग्रोथ होगा, हायर एजुकेशन में भी ग्रोथ होगा, और क्योंकि अगले साल इलेक्शंस आ रहे हैं तो टेस्ट प्रेप में भी ग्रोथ होगा। तो ओवरऑल 18 से 20% ग्रोथ आएगा इस साल भी। 0.6%, तो थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट दर्ज हुई है। क्या आउटलुक लग रहा है मार्जिन को लेकर? क्या रियलिस्टिक नंबर होगा और क्या अचीव करने की आप कोशिश करेंगे, क्या टारगेट है? मार्जिन हमारा मेंटेन रहेगा। और इस साल क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप देखें तो पेपर प्राइसेस कम से कम 50% बढ़े थे, और वो होते हुए भी हमारे जो ग्रॉस मार्जिन है पूरे साल के लिए उतने के उतने ही रहे, 64% ही रहे। तो केवल आखिरी क्वार्टर में जरूर फर्क पड़ा था, क्योंकि आखिरी क्वार्टर में सबसे ज्यादा प्राइस राइज हुआ था। 105 रुपए के आसपास पेपर रहा था। बट अभी हम देख रहे हैं इस क्वार्टर से थोड़ा सा पेपर प्राइसेस भी सॉफ्ट हो रहे हैं। तो इस साल अगर पेपर प्राइसेस नहीं बढ़े और थोड़ा सा गिरे, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ गए पिछले एक साल में, अगर वो गिरेंगे तो हमारा ग्रॉस मार्जिन एक्सपैंड होगा। ओके श्योर, सो ग्रॉस मार्जिन एक्सपैंड हो सकते हैं। मेंटेन इज द मोर रियलिस्टिक नंबर सर, जो आप कह रहे हैं इस साल के लिए? आने वाले साल के लिए तो मेंटेन तो डेफिनेटली करेंगे। कोशिश है कि ग्रॉस मार्जिन थोड़ा सा बढ़े। नेशनल सर्कुलम फ्रेमवर्क NCF की जो अनाउंसमेंट्स आए, उसका क्या असर आपके बिजनेस पर दिखता है और किस तरीके के उसके इम्पैक्ट होंगे अगर फाइनेंशियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो? देखिए, NCF करीब 18 साल बाद इम्प्लीमेंट हो रहा है। आखिरी 2005 में इम्प्लीमेंट हुआ था। अगले 2-3 साल इसके लिए हमारे लिए अच्छे रहेंगे, क्योंकि नया कंटेंट आएगा, जितनी सेकंड हैंड बुक्स हैं वो चली जाएंगी मार्केट से। तो वॉल्यूम ग्रोथ आएगा अगले 2-3 साल के लिए। इम्प्लीमेंटेशन एक साल में तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता स्कूल्स में। बट अगले 2-3 साल में इम्प्लीमेंटेशन भी होगा, सारे स्कूल्स नया करिकुलम अडॉप्ट भी करेंगे। फिर हायर एजुकेशन में भी NEP अडॉप्ट हो रहा है। तो ओवरऑल बिजनेस के लिए तो अच्छा ही है। थोड़ा सा इनिशियल हमारा क्या कहते कंटेंट डेवलपमेंट में जरूर टाइम और खर्चा लगेगा, बट बहुत ज्यादा नहीं है वो। बट उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है, ऑर्गेनाइज प्लेयर को थोड़ा मार्केट शेयर गेन करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
ओके श्योर। सो थोड़ा खर्चा ज़रूर होगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में एक बेनिफिशियल साबित होगा, जैसा आप बता रहे हैं। डेट की बात करते हैं, और हमने देखा आप नेट डेट फ्री हो गए हैं इन अप्रैल 2023। क्या प्लान कैपेक्स रहेगा अब कंपनी का, और उसको कैसे फंड करेंगे, और कैपेक्स लाइनअप किन स्ट्रीम्स में आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉसिबिलिटी है? और इसी पॉइंट से मैं जुड़ा हुआ सवाल जानना चाहूँगी कि कोई M&A अपॉर्चुनिटी, इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ भी आपका रुझान है? देखिए, हमारा नेट डेट जीरो करने का काफी 2-3 साल से प्रोसेस चल रहा था। हमने अपना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया है, इतना कभी इस कंपनी की हिस्ट्री में हुआ नहीं है। और हम अच्छे डीलर्स, चैनल पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं, टाइमली पैसा आ रहा है, तो उससे हमारा नेट डेट फ्री जरूर हो गया है। केपेक्स हमारा बहुत ज्यादा नहीं होगा, हम लोग एसेट लाइट मॉडल पे बिलीव कर रहे हैं, ज्यादा केपेक्स नहीं करेंगे। जो कंटेंट डेवलपमेंट में लगेगा 10 से 15 करोड़ रुपए वही लगेगा, वो तो इंटरनली फंड हो जाएगा, उसमें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं, क्योंकि हर साल का 80 से 100 करोड़ हम लोग कैश जनरेट कर रहे हैं बिजनेस से, तो वो तो उसमें कोई चैलेंज नहीं है। और जो बचा कुचा है, तो बाकी हम थोड़ा डिविडेंड भी हमने अनाउंस किया है इस बार, तो हम चाहेंगे कि आगे थोड़ा सा डिविडेंड परसेंटेज भी बढ़े। इस साल तो 3 रुपए पर शेयर हमने 5 साल बाद दे रहे हैं, तो थोड़ा सा शेयर होल्डर्स को भी वापस जाना चाहिए पैसे। ओके, तो ये तो अच्छी बात है कि शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको देख रहे हैं। प्रेजेंटेशन जो आपने दी थी रिसेंटली, उसमें आपने कहा है कि यू हैव हैड द बेस्ट Q4 रिसीवेबल डेज इन द कंपनीज हिस्ट्री। Q4 रिसीवेबल डेज की जो अगर हम बात करें, कितना सस्टेनेबल है गोइंग फॉरवर्ड, और ये आगे इस पे क्या आउटलुक रखते हैं सर? ये बिल्कुल सस्टेनेबल है, क्योंकि हमारा पूरा प्रोसेस चेंज हो गया है। हमारे चैनल पार्टनर्स सिलेक्टेड हैं जो काम करते हैं। हम कोशिश करेंगे इसको और इम्प्रूव करें, क्योंकि टाइमली पैसा लेना मार्केट से भी जरूरी है। और हमारी सेल एक्चुअली, वैसे अगर आप मार्च एंड में देखे जाए, क्योंकि आखिरी 2-3 महीने की सेल है, काउंट बैक करें तो वैसे 80-90 दिन भी नहीं बनता, बट क्योंकि वो अकाउंटिंग फुल ईयर की इकट्ठे होती है, तो ज्यादा दिखता है। तो अभी तो मेरे ख्याल से 158 डेज आया है, 158-159 डेज। कोशिश करेंगे इसको 120 से 150 दिन के ब्रैकेट में लेके आए। ओके श्योर। सो इसको यहाँ से भी फर्दर इम्प्रूव करने की बात करें सर, हमने देखा आपने अच्छे रिटर्न्स बनाए इन द इन्वेस्टिंग कंपनीज यू हैड इन टेक्स्ट बुक एंड आई न्यूरॉन। आपका जो रीसेंट पोर्टफोलियो, उस पर हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल इन iExamBee, स्मार्टिविटी कैसे शेप अप कर रहे हैं, और क्या और भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन FY24? हमारे पास काफी आती रहती, क्योंकि हम लोग काफी पिछले 5-6 साल से कर रहे हैं। ऑफकोर्स 2 हमारे एग्जिट्स हुए हैं पिछले साल, फॉर्चुनेटली, iNeuron और टेक्स्ट बुक तो खैर हम 7-8 साल बाद एग्जिट करे हैं। 2015-16 में इन्वेस्टमेंट किया था, लास्ट ईयर एग्जिट मिला है। iNeuron हमने दिसंबर 21 में किया था, एक ही साल में एग्जिट हुआ, क्योंकि वो फिजिक्स वाला को बिक गई कंपनी पूरी, तो हमें एग्जिट लेना पड़ा वहां पे, हालांकि उसकी पोटेंशियल काफी और अच्छी थी। बाकी बचे अभी स्मार्टिविटी लैब्स हैं, हम काफी साल से इन्वेस्टेड हैं, हम एंजल इन्वेस्टर्स थे। वो बहुत अच्छा कर रही है, वो रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छा है, उसका ब्रांड बहुत अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश हो गया है मार्केट में, तो वो हमें लगता है कि काफी हमको बेनिफिट देगी गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो। iExam भी अभी हमने रिसेंटली अप्रैल में इन्वेस्ट किया है, वो बैंकिंग टेस्ट प्रेप और गवर्नमेंट टेस्ट प्रेप सेगमेंट में है, वो भी काफी पोटेंशियल है, काफी एक्सपीरियंस्ड फाउंडर्स हैं उसमें, जो बैंकिंग में काम कर चुके हैं पहले। अपॉर्चुनिटीज हमारे पास और भी आती रहती है, इनफैक्ट काफी आती है। हम सिलेक्टिवली देखते रहते हैं, काफियों से मिलते हैं, बट जहां तक जब हमें लगता है कि हाँ पोटेंशियल काफी है उसमें, तभी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। बट बहुत ज्यादा हम लोगों ने एलोकेट नहीं किया है, साल के 5 से 10 करोड़ मैक्सिमम एलोकेशन रहेगा इस तरफ। और जरूरी नहीं है कि हम लोग करें, अगर हमें बहुत अच्छी कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी हम करेंगे। सर, अब आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी, डिजिटाइजेशन पर जितना फोकस है और डिजिटल बिजनेस अब आपके ओवरऑल बिजनेस का कितना पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है? हाउ इज योर यूट्यूब चैनल एंड टेस्ट कोच ऐप डूइंग, क्योंकि आपने भी डिजिटल स्टेप्स लिए हैं, तो रेवेन्यू टारगेट क्या होगा इन दोनों डिजिटल एवेन्यूज़ का, और आगे डिजिटल को लेकर करिकुलम्स की अगर हम बात करें, उस पर कितना फोकस होगा, वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा फाइनेंशियल्स को, कैसे आप रीडिज़ाइन कर रहे हैं इस पूरे स्ट्रीम को?
देखिए, एज फार एज स्कूल एजुकेशन में है, डिजिटल हमारी सारी किताबों में कुछ ना कुछ साथ में ऐप की कैपेबिलिटी है। एक क्यूआर कोड जाता है जहाँ पे कंटेंट एक्स्ट्रा बच्चे को, स्कूलों को, टीचर्स को मिलता है। तो वैसा देखा जाए तो हमारा 100% बिजनेस में कोई ना कोई डिजिटल इंटरवेंशन है, क्योंकि किताबें आज की डेट में स्टैंड अलोन जाती नहीं है, उसके साथ कुछ ना कुछ या तो कोई लिंक जाता है या फिर कोई क्यूआर कोड जाता है। तो आज की डेट में सब कुछ हाइब्रिड मोड में है या ब्लेंडेड मोड में है। डिजिटल स्टैंड अलोन बहुत ज्यादा हमारा बिजनेस नहीं है, और ज्यादा फोकस भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिजिटल स्टैंड अलोन बिजनेस B2B में बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा है, और ये काफी लोग बाकी कंपनीज भी करके देख चुकी हैं उसमें, क्योंकि अभी आज की डेट में स्कूल अलग से डिजिटल के लिए पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, तो बहुत ज्यादा वो नहीं चल पा रहा। और B2C में भी हमने देख लिया, जितने लर्निंग एप्स वगैरह आए थे, कि उनका आगे ऑफटेक इतना नहीं है, क्योंकि लोग स्क्रीन के सामने रह रह के काफी तंग आ गए पिछले 2-3 साल से। तो उधर बहुत ज्यादा फोकस नहीं है, बट जहाँ जरूरत है, वहां जहाँ बच्चे को हार्ड टॉपिक्स में एडिशनल सपोर्ट की जरूरत है, वहां पे या तो एस्टान एकेडमी के थ्रू या हमारे क्यूआर कोड के थ्रू एडिशनल कंटेंट जा रहा है। तो उसमें मोनेटाइजेशन केवल बुक्स के थ्रू ही हो रहा है, अलग से मोनेटाइजेशन बहुत लिमिटेड है। तो ओवरऑल डायरेक्ट डिजिटल बिजनेस बोलेंगे तो 1-2% ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। ओके, फेयर इनफ। तो अभी इतना बड़ा फोकस नहीं है, बट डेफिनेटली आप उस पर जो अपने लेवल पर देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने डिजिटल करिकुलम, माइलस्टोन एंड एजुकेट 360 ये सब कुछ ऑफरिंग्स दी हैं। इसकी रेवेन्यू पोटेंशियल क्या लग रही है सर? विल इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली, अभी भी ये छोटा ही है? हाँ, बहुत ज्यादा रैंप अप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक तो जो पैसा चाहिए उसके लिए हाई टिकट्स बजट स्पेंडिंग फॉर मार्केटिंग वगैरह, वो हम अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस हमने करके देख भी चुके हैं कि बहुत ज्यादा उसका प्रोडक्टिविटी नहीं आती है। अब B2B में स्टेडीली जो ग्रो करता है बिजनेस, वही सस्टेनेबल होता है। मार्केटिंग से इनिशियली आपको काफी कुछ मिल सकता है, बट फिर वो सस्टेन नहीं करता है। तो जब तक आप अच्छी सर्विस नहीं देंगे, जब तक आप सस्टेनेबल नहीं बनाएंगे, तब तक कोई फायदा नहीं है। वो एक वन टाइम बेनिफिट लेने का कोई फायदा नहीं है। हम लोग आपने बोला 1970 की कंपनी है, बट एक्चुअली एस्टान 80 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है, और हम चाहेंगे कि धीरे धीरे क्वालिटी देते रहें बच्चों को, स्कूल्स को, टीचर्स को, ताकि वो सस्टेनेबल बिजनेस बने। जी जी जी, फेयर इनफ। लॉन्ग एंड सस्टेनेबल आउटलुक रखते हैं, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। ओके, क्विकली एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे। आपने बात की थी शेयर होल्डर्स रिवॉर्ड की, हमने जब अभी थोड़े आपसे समझ रहे थे, तो जब FY18 में आपने डिविडेंड दिया था, उसके बाद हमने 3 रुपये का डिविडेंड देखा इस बार। गोइंग फॉरवर्ड शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहूँगी, क्या हम उम्मीद रखें अब कि रेगुलर डिविडेंड कंपनी शेयर होल्डर्स को देगी, देने का प्रयास करेगी ईयर ऑन ईयर? हाँ जी, ये तो 2-3 साल हमारे बहुत डिफिकल्ट रहे कोविड के पीरियड में, क्योंकि स्कूल्स वगैरह बंद थे, सारे इंस्टीट्यूट कॉलेजेस बंद थे, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था। फिर पेमेंट्स मार्केट से मूवमेंट बहुत स्लो था। हम लोगों ने भी काफी स्टेप्स इंटरनली लिए, अपनी ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूव करी है। अब सस्टेनेबल बिजनेस बन गया है, कैश जनरेटिंग बिजनेस बन गया, हर साल 80 से 100 करोड़ कैश जनरेट कर रहा है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो डेफिनेटली आगे डिविडेंड पेइंग कंपनी हमेशा रहेंगे, पहले भी थे और हमेशा रहेंगे डिविडेंड पेइंग, एंड यही हमारा फोकस रहेगा। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पर गुड न्यूज़ फॉर शेयर होल्डर्स की कंपनी लगातार कोशिश कर रही है, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि डिविडेंड्स रेगुलरली यहाँ पर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए नंबर्स और आगे किस तरीके का कंपनी का है आउटलुक। वेल, इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, बने रहिए हमारे साथ।